हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायो हब। इस वीडियो में हम बात करेंगे किंगडम फंगी के बारे में। पिछले वीडियो में हमने किंगडम प्रोटिस्टा के बारे में डिस्कशन किया था। इस वीडियो में हम फंगी के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे, कुछ इंट्रोडक्शन देखेंगे सबसे पहले, क्योंकि इस पर्टिकुलर किंगडम के फाइलम्स में मूव करने से पहले हम इसका इंट्रोडक्शन पार्ट अच्छे से कवर कर लेना चाहते हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे जितने भी पॉइंट्स हैं उसको अच्छे से समझ लेना। तो चलिए देखते हैं, जो फंगी होता है ये ग्रुप में सारे हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म आपको देखने को मिलेंगे। मतलब फंगी ऑटोट्रॉफ्स नहीं होते। ओके, ये ऑटोट्रॉफ नहीं है, ये अपना खाना खुद नहीं बना सकते, ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर सकते। यहाँ पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स आपको मिलेगा, जितने भी फंगी हैं, वो आइदर यूनिसेलुलर हैं या मल्टीसेलुलर हैं। यूनिसेलुलर फंगी का एक एग्जाम्पल है ईस्ट। ईस्ट जैसे कि आप जानते हैं ब्रेड मेकिंग में यूज़ होता है, केक बनाने में यूज़ होता है, या फिर बियर फॉर्मेशन, उस टाइम भी आप ईस्ट को यूज़ कर सकते हैं। मल्टी सेलुलर फंगी का बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, जिसके बारे में हम वीडियो में आगे चलते हुए देखते चलेंगे। कुछ फंगी आपको ऐसे भी दिखेगा जो कि डिजीज़ कॉज कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल पक्सीनिया, जो कि व्हीट रस्ट कॉज करता है। कुछ एग्जाम्पल्स फंगी के ऐसे भी हैं जो कि एंटीबायोटिक प्रोडक्शन में भी यूज़फुल होते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन। और यहाँ पे जो फंगी हैं, ये सारे फंगी वार्म एंड ह्यूमिड प्लेस में प्रिफर करते हैं ग्रो करने के लिए। सो यहाँ पे कुछ आपको फिगर दिया हुआ है। सबसे पहला यहाँ पे मशरूम का दिया हुआ है। मशरूम कैसा है? ये एक मल्टी सेलुलर फंगी है। यहाँ पे ईस्ट है, ये ईस्ट यूनिसेलुलर फंगी का एग्जाम्पल है। और कौन कौन से एग्जाम्पल है फंगी के? यहाँ पे व्हीट रस्ट के बारे में दिया हुआ है, जो कि अभी हमने देखा पक्सीनिया कॉज करता है, राइट। पक्सीनिया कॉजेज व्हीट रस्ट। उसके बाद यहाँ पे देखो ब्रेड मोल्ड है, ये भी किसके वजह से है? फंगी के वजह से है। तो ये था छोटा छोटा एक एग्जाम्पल जो कि फंगी का हमने अभी देखा। उसके बाद कुछ और पॉइंट्स के बारे में डिस्कशन करते हैं। जो फंगी होते हैं वो सारे फिलामेंटस नेचर के होते हैं। यहाँ पे फिलामेंटस नेचर का मतलब क्या है? थ्रेड लाइक अपीयरेंस, कुछ इस तरह का आपको नज़र आएगा अगर आप इसे माइक्रोस्कोप में देखें तो। इनका जो बॉडी होता है वो लॉन्ग होता है। डेफिनेटली ये फिलामेंटस हैं तो लॉन्ग बॉडी होगा, स्लेंडर लाइक अपीयरेंस होगा, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होगा। और इन्हीं को हम क्या बोल देते हैं? हाइफी बोल देते हैं। यहाँ पे कोई अगर फंगी ग्रो कर रहा है तो फिर ये किस तरह से ग्रो करता है? यहाँ पे आपको नेटवर्क ऑफ हाइफी देखने को मिलेगा इस तरह का। ये जो हाइफी होते हैं वो आइदर इनके अंदर सेप्टा प्रेजेंट होता है। सेप्टा का मतलब ये मान लो एक हाइफी है, यहाँ पे अंदर इस तरह से डिवीज़न है। इनके जो साइटोप्लाज्म है, ये साइटोप्लाज्म डिवाइडेड है एक छोटे छोटे वॉल से। इस वॉल को हम क्या बोल देते हैं? सेप्टा बोल देते हैं। और वो फंगी जिनका साइटोप्लाज्म इस तरह से डिवाइडेड है और ये एक न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अलग अलग न्यूक्लियस प्रेजेंट है, अलग अलग सेल्स प्रेजेंट है, इसको हम क्या बोल देते हैं? सेप्टेट हाइफी बोल देते हैं। और भी एक तरह का हाइफी होता है जिनके अंदर की सेप्टा प्रेजेंट नहीं होता। मतलब यहाँ पे साइटोप्लाज्म यूनिफॉर्म होता है और इसी यूनिफॉर्म साइटोप्लाज्म में आपको बहुत सारे न्यूक्लियस एक साथ देखने को मिलेंगे। और ऐसे कंडीशन को हम क्या बोल देते हैं? सिनोसाइटिक कंडीशन बोल देते हैं। सिनोसाइटिक वो कंडीशन है जहाँ कि आपको बहुत सारे न्यूक्लियस एक साइटोप्लाज्म में देखने को मिल रहे हैं इस पर्टिकुलर हाइफी में, जिसके अंदर की कोई सेप्टा प्रेजेंट नहीं है। और दूसरे तरह के फंगी जिनके पास की सेप्टा प्रेजेंट है और उन्हें हम क्या बोल देते हैं? सेप्टेट फंगी और सेप्टेट हाइफी बोल देते हैं। और इस पर्टिकुलर हाइफी में क्या हो रहा है? इसका जो साइटोप्लाज्म है वो एक सेप्टा के थ्रू डिवाइडेड है और ईच साइटोप्लाज्म के अंदर या फिर ईच सेल के अंदर एक एक न्यूक्लियस प्रेजेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं फंगी के मोड ऑफ न्यूट्रिशन के बारे में। हमने अभी बात किया जो फंगी होते हैं मोस्टली ये हेटेरोट्रॉफ होते हैं। मोस्ट फंगी आर हेटेरोट्रॉफ। ये जो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है वो आइदर सेप्रोट्रॉफिक हो सकता है या फिर सिम्बायोटिक हो सकता है। सेप्रोफाइटिक कौन होते हैं? वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि डेड सबस्ट्रेट से ऑर्गेनिक सॉल्युबल ऑर्गेनिक मैटर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और अपना जो न्यूट्रिएंट है वो उसको फुलफिल करते हैं। नेक्स्ट कौन सा टाइप है हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का? ये कैसे शो करते हैं? ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं। सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में दो एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है, एक तो लाइकेन और दूसरा माइकोराइजा। आप जानते हैं सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में क्या होता है? एक पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंडेंट रहता है, एक दूसरे के बिना इनका काम नहीं चलेगा। इसको हम क्या बोल देते हैं? सिम्बायोसिस बोल देते हैं। सो लाइकेन में फंगी किसके साथ अटैच होकर रहता है? एल्गी के साथ अटैच होकर रहता है। मान लो
ये कौन सा है, ये एल्गी है। एल्गी के साथ ये कौन है, फंगी है। हम जानते हैं जो फंगी है वो हेटेरोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन शो करता है, मतलब ये खुद खाना नहीं बना सकता, तो ये किसी को यूज़ करेगा अपने फूड सोर्स के हिसाब से। तो ये किसको यूज़ करता है, एल्गी के साथ अगर ये एसोसिएटेड है तो फिर इस पर्टिकुलर टोटल स्ट्रक्चर को हम क्या बोल देते हैं, लाइकेन बोल देते हैं। सो एल्गी क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है। फोटोसिंथेसिस करने के बाद जो फूड मिलेगा उसको फंगी क्या करेगा, थोड़ा बहुत फूड इसका ये यूज़ करेगा। और फंगी क्या हेल्प करेगा एल्गी को, ये जो सॉइल है, सॉइल से न्यूट्रिएंट का एब्जॉर्प्शन का काम करेगा। ये न्यूट्रिएंट एब्जॉर्ब किया और एल्गी को प्रोवाइड किया। एल्गी क्या किया, सनलाइट का यूज़ करके फोटोसिंथेसिस किया और फूड बनाया, राइट। तो ये दोनों कैसे हैं, ये दोनों सिम्बायोटिक एसोसिएशन शो कर रहे हैं। उसी तरह से कुछ फंगी ऐसे भी होते हैं जो कि हायर प्लांट के रूट से अटैच होके रहते हैं। इस तरह से मान लो ये एक हायर प्लांट है, हायर प्लांट के रूट से ये फंगी एसोसिएटेड है। तो ये फंगी क्या काम करता है, सेम वही काम करेगा, ये सॉइल से जो न्यूट्रिएंट हैं ये इसको सप्लाई करेगा प्लांट को, और प्लांट फोटोसिंथेसिस करने के बाद फंगी को कुछ थोड़ा बहुत फूड प्रोवाइड कर देगा। और अगर ये फंगी प्लांट के साथ एसोसिएटेड है तो इस एसोसिएशन को हम क्या बोलते हैं, माइकोराइजा बोलते हैं। अगर फंगी एल्गी के साथ एसोसिएटेड हुए तो फिर उसको हम लाइकेन बोलते हैं, और अगर ये प्लांट के साथ एसोसिएटेड हैं, हायर प्लांट्स के साथ, तो इसे हम माइकोराइजा बोल देते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन इन फंगी। फंगी में जो रिप्रोडक्शन है वो 3 तरह से पॉसिबल हो सकता है। आइदर ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं, या फिर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो कर सकते हैं। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन 3 तरह से पॉसिबल है। एक तो फ्रेगमेंटेशन, जैसे कि क्या हो सकता है, इनका जो हाइफी है, हम जानते हैं जो फंगी होते हैं फिलामेंटस नेचर के होते हैं, इनका हाइफी होता है इनके पास। सो ये हाइफी का अगर एक छोटा सा हिस्सा ये टूट गया, दूसरी जगह पे आ गया, तो ये क्या कर सकता है, ये फ्रेगमेंट बन गया। ये फ्रेगमेंट से फिर से न्यू हाइफी का जनरेशन इस तरह से हो सकता है, उसे हम क्या बोलते हैं, फ्रेगमेंटेशन। उसके बाद फिशन, जैसे कि आपने फिशन के बारे में लोअर क्लासेस में डिस्कशन किया है। फिशन में क्या होता है, एक छोटा सा हिस्सा उसी तरह से डिवाइड होके चला जाएगा और उसके बाद वो फिर से ग्रो करने लगेंगे। तीसरा क्या है, बडिंग। बडिंग के थ्रू भी इनका रिप्रोडक्शन हो सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है ये कुछ स्पोर के थ्रू होता है। ये स्पोर्स क्या होते हैं, एक छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं जो कि अगर सॉइल में या फिर किसी फेवरेबल एनवायरनमेंट में ये आ गए तो फिर ये क्या करते हैं, वो पर्टिकुलर फंगी का डेवलपमेंट करने लग जाते हैं। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन कौन से स्पोर से हो रहा है, ये कोनिडियोस्पोर से होता है जो कि कोनिडिया में प्रेजेंट होगा। दूसरा स्पोरेंजियोस्पोर, और तीसरा कौन सा है, जूस्पोर। इसके बारे में अभी हम डिटेल में उनके स्ट्रक्चर के साथ डिस्कशन करेंगे, लेकिन स्ट्रक्चर आपके एनसीईआरटी में गिवन नहीं है। बस आपको ये ध्यान रखना है कि कौन कौन से स्पोर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ होते हैं और कौन कौन से स्पोर आपको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करते हैं कोनिडिया के बारे में। कोनिडिया एक सिंगल छोटा सा स्पोर होगा जो कि एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में बनता है, जिससे बोलते हैं क्या, कोनिडियोफोर बोला जाता है। ये कोनिडियोफोर है। इस कोनिडियोफोर के ऊपर इस तरह से आपको कोनिडिया नज़र आएंगी। ये कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ये हाइफी में प्रेजेंट होगा। मतलब मान लो ये हाइफी है तो हाइफी के ऊपर कोनिडियोफोर का इस तरह से डेवलपमेंट होने लगेगा और इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होगा, कोनिडिया प्रेजेंट होगा। तो ये क्या हो गया, ये कोनिडिया हो गया। कोनिडिया के बाद दूसरा कौन सा एसेक्सुअल स्पोर है, स्पोरेंजियोस्पोर है। स्पोरेंजियोस्पोर कैसे फॉर्मेशन होता है, ये मान लो एक हाइफी है, हाइफी के ऊपर एक स्पोरेंजियोफोर का फॉर्मेशन होगा और इसी के अंदर बहुत सारे आपको स्पोरेंजियोस्पोर नज़र आएंगे। दोनों में आपको एक डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि ईच स्ट्रक्चर यहाँ पे एक एक स्पोर है, ये एक्सटर्नली प्रेजेंस है, लेकिन यहाँ पे जो स्पोरेंजियोस्पोर्स होते हैं वो इंटरनली प्रेजेंट होते हैं। इनके ऊपर एक इस तरह का लेयर प्रेजेंट होता है। तो ये कौन से स्पोर हो गए, ये हो गए आपके स्पोरेंजियोस्पोर। तीसरे कौन से स्पोर आ जाते हैं, ये आ जाते हैं जूस्पोर।
जूस्पोर नाम से क्या पता चल रहा है, ये मोटाइल होंगे। अभी तक हमने दो स्पोर के बारे में बात किया, एक तो कोनिडियोस्पोर और एक स्पोरेंजियोस्पोर। दोनों ही इमोटाइल स्पोर्स होते हैं, मतलब इसको अगर किसी दूसरी जगह पे जाना है तो ये कैसे जाएंगे, एयर करंट के थ्रू जाएंगे। ये सबसे पहले यहाँ पे बर्स्टिंग हो जाएगा, बर्स्टिंग होने के बाद ये स्पोरेंजियोस्पोर इस तरह से बाहर रिलीज हो जाएंगे और फाइनली ये किसी दूसरी जगह पे एयर करंट के थ्रू जाएंगे और जहाँ पे भी ये नीचे सरफेस पे आ जाएंगे या फिर किसी भी सरफेस पे ये अटैच हो जाएंगे, ये फर्दर अपना ग्रोथ वहाँ पे करने लगेंगे। लेकिन जू स्पोर्स कैसे होते हैं, ये ऐसे स्पोर्स हैं जो मोटाइल आपको देखने को मिलेंगे। इनके पास क्या प्रेजेंट होगा, फ्लैजेला प्रेजेंट होगा। सो ये था आपका ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो स्पोर्स यूज़ होते हैं। 3 स्पोर यूज़ होते हैं। सबसे पहला स्पोर कोनिडियोस्पोर जो कि कोनिडिया में इस तरह से देखने को मिलेगा। दूसरा स्पोरेंजियोस्पोर जो कि आपको इस तरह से एक अटैच स्ट्रक्चर में देखने को मिलेगा, अंदर ये सारे स्पोर प्रेजेंट होंगे। और तीसरा जू स्पोर होता है जिनके पास की फ्लैजिला प्रेजेंट होता है और ये स्पोर्स मोटाइल होते हैं। दूसरा बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 3 स्पोर अगेन यूज़ होता है और ये कौन कौन से स्पोर होते हैं। सबसे पहला स्पोर होता है आपका ऊ स्पोर, ओके। दूसरे टाइप का स्पोर आपको देखने को मिलेगा यहाँ पे एस्कोस्पोर और तीसरे तरह का स्पोर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बेसिडियोस्पोर। यहाँ पे भी थोड़ा बहुत डिफरेंसेस आपको देखने को मिलेगा, ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। जो एस्कोस्पोर्स होते हैं ये भी एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलेंगे। इस तरह से एक एनक्लोज्ड स्ट्रक्चर होगा, इसके अंदर आपको एस्कोस्पोर इस तरह का देखने को मिलेगा। जैसे ही फेवरेबल कंडीशन आएगा, ये जो एस्कस है या फिर ये जो कवरिंग इनके ऊपर है, ये कवरिंग बर्स्ट हो जाएगा और फाइनली ये जो एस्कोस्पोर्स हैं बाहर रिलीज़ हो जाएंगे और रिलीज़ होने के बाद ये क्या करेंगे, अगेन उस पर्टिकुलर फंगी का डेवलपमेंट करने लगेंगे। बेसिडियोस्पोर किस तरह से होते हैं, ये भी इस तरह से आपको एक्सटर्नली देखने को मिलेगा। इस तरह का कुछ स्ट्रक्चर होगा, यहाँ पे आपको सिंगल स्पोर बाहर नज़र आएंगे। ये स्पोर कैसे थे, एस्कोस्पोर आपको अंदर देखने को मिल रहे थे, लेकिन बेसिडियोस्पोर आपको बाहर इस तरह का नज़र आएगा। और यहाँ पे भी जब फेवरेबल कंडीशन आ जाएगा, सुइटेबल कंडीशन आ जाएगा, तो ये स्पोर कैसे होंगे, ये जर्मिनेट होने लग जाएंगे। तीसरी टाइप का है ऊ स्पोर। ऊ स्पोर में क्या होता है, एक स्पोर ऐसा आपको देखने को मिलेगा जो कि फीमेल गैमेट की तरह बिहेव करेगा और दूसरा स्पोर आपको मेल गैमेट की तरह बिहेव करेगा और फाइनली ये कैसे होंगे, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करेंगे। सो ये था कुछ स्पोर्स के बारे में जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में यूज़ होता है। आपको डायग्राम्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, मैंने बस आपको इसीलिए डायग्राम के साथ समझाया सो दैट कि ये जो कॉन्सेप्ट है, ये स्पोर्स जो हैं आप एक दूसरे को डिफ्रेंशिएट कर सके, आपको दिमाग में एक क्लियर आइडिया रह सके कि ये किस तरह से अलग अलग नेचर के शो करते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। फंगी में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उनमें 3 स्टेप इन्वॉल्व होते हैं। जैसे कि हम नॉर्मल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में अगर बात करें तो वहाँ पे 2 गैमेट इन्वॉल्व होते थे, एक तो मेल गैमेट होता है और एक फीमेल गैमेट होता है। उसी तरह से यहाँ पे क्या होगा, 2 गैमेट इन्वॉल्व होंगे या फिर स्पोर्स इन्वॉल्व होंगे। अगर मोर स्पेसिफिकली बात करें तो नॉर्मली ह्यूमंस के केस में या प्लांट्स के केस में कैसे होता है, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट दोनों का फ्यूज़न होता है। फ्यूज़न होने के बाद जाइगोट का फॉर्मेशन होता है और फाइनली ये जो जाइगोट है ये इंडिविजुअल बनाने लगता है, यहाँ पे फिर से डिवीज़न होने लगता है। उसी तरह से जो फंगी होते हैं, फंगी में 3 स्टेप्स से ये प्रोसीजर कंप्लीट होता है। सबसे पहला स्टेप है प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या होगा, 2 मोटाइल या नॉन मोटाइल गैमेट एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे। यहाँ पे गैमेट्स लिखा हुआ है, आप स्पोर्स भी मान सकते हैं, सेक्सुअल स्पोर्स मान सकते हैं, राइट। उसके बाद क्या होगा, कैरियोगेमी होगा। कैरियो का मतलब क्या था, न्यूक्लियस था। सबसे पहले मान लो ये एक हाइफी है, ओके, ये एक हाइफी है, इसके पास कोई भी कोनिडियोस्पोर प्रेजेंट हो या फिर ऊ स्पोर प्रेजेंट हो, एस्कोस्पोर प्रेजेंट हो जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है। उसके साथ साथ यहाँ पे एक दूसरा कंपैटिबल हाइफी प्रेजेंट है जिसके पास की वही सेम एक कोई ना कोई सेक्सुअल स्पोर प्रेजेंट होगा। अब इन दोनों में क्या होगा, सबसे पहले प्लाज्मोगेमी होगा, मतलब दोनों पास पास आएंगे और इनका ये दोनों जो सेल हैं, ये हाइफी हैं, ओके, ये दोनों अटैच हो जाएंगे। मैं यहाँ पे डिफरेंट कलर्स यूज़ करती हूँ सो दैट आपको क्लियर हो जाएगा, ओके। इस तरह से दोनों हैं। सो सबसे पहले ये क्या हुआ, इन दोनों में प्लाज्मोगेमी हुआ। प्लाज्मोगेमी मतलब सबसे पहले फ्यूज़न हुआ दोनों का। उसके बाद क्या होगा, कैरियोगेमी होगा।
कैरियोगामी का मतलब क्या है, यहाँ पे दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो दोनों मिल जाएंगे। ओके, इस तरह से दोनों का फ्यूज़न हो गया। यहाँ पे प्लाज्मोगेमी हो चुका था, मतलब दोनों सेल फ्यूज़ हो चुके थे। उसके बाद क्या होना है, अभी इनका दोनों का जो न्यूक्लियस है उसका फ्यूज़न होना है। न्यूक्लियस का जो फ्यूज़न है उसको हम क्या बोल देते हैं, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी होने के बाद आप खुद यहाँ पे देख सकते हैं कि सबसे पहले ये जो हमने हाइफी कंसिडर किया था, ये जो फंगी कंसिडर किया था, ये हैप्लॉयड फंगी थे। इसके बाद दोनों हैप्लॉयड गैमेट अगर एक दूसरे से मिल जाएंगे तो ये कैसे हो जाएंगे, यहाँ पे ये डिप्लॉयड हो जाएगा। लेकिन ये दोनों पेरेंट फंगी कैसे हैं, ये दोनों पेरेंट हाइफी कैसे हैं, ये दोनों हैप्लॉयड हैं। तो डिप्लॉयड से हमें क्या बनाना है, हैप्लॉयड बनाना है। तो डेफिनेटली यहाँ पे जो जाइगोट का फॉर्मेशन होगा, अभी इस जाइगोट में क्या होना चाहिए, अगर हमें 2n से डिप्लॉयड से हैप्लॉयड बनाना है तो डेफिनेटली यहाँ पे मियोसिस करना चाहिए हमें। अगर हमने मियोसिस कर दिया, मियोसिस के बाद क्या हो जाएगा, अगेन इस पर्टिकुलर स्ट्रक्चर में हैप्लॉयड नंबर आ जाएगा और हैप्लॉयड आने के बाद ये फर्दर इसका डेवलपमेंट हो जाएगा। सो ये था सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। हम यहाँ पे और थोड़ा सा अच्छे से इसको डिटेल में डिस्कशन कर लेते हैं। यहाँ पे मान लो एक हाइफी है, एक स्पोर है, ओके, और यहाँ पे एक दूसरा हाइफी है। ये दोनों कंपैटिबल हैं एक दूसरे के साथ, ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या हमने लिया था, प्लाज्मोगेमी। प्लाज्मोगेमी में क्या हो रहा था, दोनों के जो साइटोप्लाज्म हैं वो दोनों फ्यूज़ हो रहे थे इस तरह से। ओके, इस तरह से मान लो दोनों का जो साइटोप्लाज्म है ये फ्यूज़ हो रहा है। फ्यूज़ होने के बाद क्या होगा, दोनों के जो न्यूक्लियस है उसके बाद फ्यूज़ होगा, और न्यूक्लियस के फ्यूज़न को हम क्या बोल देते हैं, कैरियोगेमी बोलते हैं। मतलब सबसे पहले प्लाज्मोगेमी हुआ, उसके बाद क्या हुआ, कैरियोगेमी। कैरियोगेमी में दोनों के जो न्यूक्लियस हैं वो एक दूसरे के साथ फ्यूज़ हो जाएंगे। लेकिन हमने जो हाइफी कंसिडर किया था, ये किस तरह का हाइफी हमने कंसिडर किया था, हमने एन मतलब हैप्लॉयड हाइफी दोनों का कंसिडर किया था। अब क्या हो गया, ये डिप्लॉयड हो गया। डिप्लॉयड हो गया तो इसको क्या बनाना पड़ेगा, हैप्लॉयड बनाना पड़ेगा। हैप्लॉयड बनाने के लिए यहाँ पे क्या होना चाहिए, जाइगोट मियोसिस होना चाहिए, मतलब जाइगोटिक मियोसिस। इस पर्टिकुलर जाइगोट में मियोसिस होगा, इसीलिए इसको हम क्या बोल रहे हैं, जाइगोटिक मियोसिस बोल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत से आपको ऐसे फंगी देखने को मिलेंगे जिनमें कि प्लाज्मोगेमी के बाद इमीडिएटली कैरियोगेमी हो जाता है। मतलब दोनों सेल एक दूसरे के पास आने के बाद, ज्वाइन होने के बाद दोनों का साइटोप्लाज्म इमीडिएटली दोनों के जो न्यूक्लियस होते हैं फ्यूज़ हो जाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी क्लासेस हैं फंगी में जो कि कुछ टाइम के लिए क्या होते हैं, ये सेल का तो फ्यूज़न हो जाता है, दोनों का साइटोप्लाज्म तो फ्यूज रहता है, लेकिन इनका जो न्यूक्लियस है ये ऐसे ही अलग अलग सेपरेटेड रहते हैं कुछ टाइम के लिए। और इस केस को हम क्या बोल देते हैं, कुछ इसके एग्जांपल्स हैं, जैसे कि बेसिडियोमाइसिटिस में आपको ऐसा देखने को मिलेगा, उसके बाद कुछ आपको एस्कोमाइसिटिस में भी देखने को मिलेगा। और इस पर्टिकुलर स्टेज को हम बोलते हैं डाइकाइनेसिस और डाइकैरियन स्टेज बोला जाता है। डाइकैरियन कौन सा स्टेज है, ऐसा स्टेज जहाँ पे कि आपको दो न्यूक्लियस एक ही सेल में देखने को मिलेगा। डाई का मतलब क्या है, 2, और कैरियन का मतलब क्या है, न्यूक्लियस। ओके, यहाँ पे इस पर्टिकुलर फिगर में अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एक ही सेल प्रेजेंट है, कुछ टाइम के लिए ऐसे स्टेट में रहते हैं। और इस पर्टिकुलर स्टेट को हम क्या बोल सकते हैं, n+n बोल सकते हैं, क्योंकि हम इसको 2n नहीं बोल पाएंगे। 2n हम तब बोलते हैं जब दोनों न्यूक्लियस फ्यूज़ हो जाता है। यहाँ पे दोनों न्यूक्लियस सेपरेट अलग अलग प्रेजेंट है एक सेल के अंदर, तो हम उसे कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, डाइकैरियन स्टेज को n+n हम रिप्रेजेंट करते हैं और इसको हम डाइकैरियन बोलते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स हैं एस्कोमाइसिटिस एंड बेसिडियोमाइसिटिस क्लास का, जो कि डाइकैरियन फेज शो करता है अपने लाइफ साइकिल में, जिसके बारे में कि हम डिटेल में आगे बात करेंगे जब हम एक एक क्लास के बारे में अलग से स्टडी करेंगे। सो होप कि आपको किंगडम फंगी समझ में आ गया होगा। इसका ये इंट्रोडक्शन था। एक दूसरा वीडियो आएगा जिसमें कि हम अलग अलग क्लासेस के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। सो तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।